दोस्तों आईसीआई ने सीए इंटर जुलाई 2021 से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बहुत रिसेंटली रिलीज़ किया है जिसका नाम है आईसीआई एग्जामिनर्स कमेंट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनीज। जैसा कि हमको पता है कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनर्स हमारे क्वेश्चन पेपर्स को चेक करते हैं, अपने कमेंट्स और रिमार्क्स को नोट करके आईसीआई के साथ शेयर करते हैं। जो सारे एग्जामिनर्स के कमेंट्स और रिमार्क्स को कंपाइल करके कोलेट करके उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन जो इश्यूज़ पॉइंट आउट हुए हैं या जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने करी हैं उनको कंपाइल करके डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता है। इसलिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जान सकें कि कौन सी गलतियां हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने करी हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए उनका ध्यान रखा जा सके। उससे भी ज़्यादा बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो जान सकें कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं और एरर्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि वो अपने एग्ज़ाम में उन एरर्स या मिस्टेक्स को कमिट ना करें। तो हम आज इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड जो एग्जामिनर्स के रिमार्क्स और कमेंट्स हैं उनको देखेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स बुक प्लस में पास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आईसीआई ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं उनमें जो जो रिमार्क्स और कमेंट्स पॉइंटेड आउट हैं वो टैक्स बुक प्लस में अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर मैंने डाले हुए हैं और रेड फॉन्ट में है, ताकि वो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। पहले पॉइंट में कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस वर रॉन्गली अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर आशीष बीइंग एन इंडिविजुअल दो द सेम इज अलाउएबल ओनली टू कंपनी एसएसई। अब क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन में कह रहे थे मिस्टर आशीष रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ही प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज़ रिम्यूनरेशन एंड बेनिफिट का डिडक्शन लिया गया है, और नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 वाज इनकर्ड फॉर द एम्प्लॉयज़ विच वाज रेवेन्यू इन नेचर एंड द सेम वाज पेड थ्रू अकाउंट पे चेक। ठीक है। अब टैक्स बुक प्लस के पैरा 99 में फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कवर्ड है, जो कि हमको पता है सेक्शन 36(1) IX में कवर्ड है, जिसमें कहते हैं एक्सपेंडिचर बोनाफाइड इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स इट्स एम्प्लॉयज इज अलाउड एज अ डिडक्शन। अगर रेवेन्यू है तो 100% का डिडक्शन मिलेगा, और कैपिटल है तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का डिडक्शन मिलेगा। मिस्टर आशीष कंपनी नहीं है तो 36(1) IX में कवर्ड नहीं है, तो वो डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो 37(1) में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पैरा 114 में टैक्स बुक प्लस के अगर 37(1) देखें तो हमको पता है कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए। एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द एक्सपेंडिचर शुड बी लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो क्या ये 37(1) में हमारे केस में फॉल कर रहा है? तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में कह तो रहे हैं द एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड फॉर द एम्प्लॉयज़, पर यहाँ से बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह सकते कि रेवेन्यू भी है और फॉर द एम्प्लॉयज़ भी इनकर्ड है, पर क्या एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इनकर्ड है? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि मिस्टर आशीष इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि स्टूडेंट्स ने सोचा कि इसका डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये अकाउंट पे ही चेक से दिया है तो उसका जो है डिडक्शन मिलेगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और हो सकता है सोचा हो कि 36(1) IX में इसका डिडक्शन अलाउएबल है तो डिडक्शन मिलेगा। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कंपनी के केस में अलाउड होता है। तो इसको ऐड बैक करना था, जो स्टूडेंट्स ने ऐड बैक नहीं किया, इस चीज़ का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(2) वाज रॉन्गली मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड टू सिस्टर इन लॉ विदाउट कंसिडरिंग दैट शी इज नॉट अ रिलेटिव फॉर दिस पर्पस। अब देखो, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ ऑफ मिस्टर आशीष
who was in charge of the accounts and receivables department. However, in comparison to similar work profile, the reasonable salary at market rate is 20,000 per month. इसका मतलब मार्केट रेट से ज़्यादा की सैलरी दी हुई है सिस्टर इन लॉ को, तो 42 में जाओ और उसका डिसअलाउंस कर दो। तो क्या डिसअलाउंस करना चाहिए था? ये देखो पैरा 116 है टैक्स बुक प्लस का, जिसमें 48 कवर्ड है, और इसमें कंडीशन ये है कि डिसअलाउंस तब हो सकता है व्हेन द पेमेंट विच इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल इज टू अ रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी को पेमेंट होना ज़रूरी है, तभी डिसअलाउंस हो सकता है। अब रिलेटेड पार्टी के रिलेशन में इंडिविजुअल एसएससी है मिस्टर आशीष, और अगर रिलेटिव को पेमेंट हो रहा है तो रिलेटेड पार्टी को पेमेंट माना जाएगा। और रिलेटिव के बारे में कह रहे हैं, देन रिलेटिव इज अ स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। इसका मतलब सिस्टर तो कवर्ड है, स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो गए, उनका लगा सिस्टर है तो सिस्टर इन लॉ भी होना चाहिए, हालांकि सिस्टर इन लॉ का यहाँ मेंशन नहीं है, तो सिस्टर इन लॉ रिलेटिव नहीं है, तो रिलेटेड पार्टी नहीं है 48 के अंदर, तो इसलिए डिसअलाउंस नहीं करना चाहिए था। डिसअलाउंस नहीं करना चाहिए था, इसलिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, पर स्टूडेंट्स ने सोचा कि 48 में इसका डिसअलाउंस होगा और ये अमाउंट को ऐड बैक कर दिया, जो कि ये मिस्टेक हो गई। इसका हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये नेक्स्ट रिमार्क है, 30% डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम कमीशन पेमेंट वॉज नॉट मेड। इसका मतलब डिसअलाउंस करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, ये गलती हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनरल एक्सपेंसेस as appearing in the income and expenditure account includes a sum of rupees 25,000 paid to Ms. Anjalim on 5th January 2021 as commission for securing work from new clients. This payment was made to her without deduction of tax. So इसका मतलब payment हुआ 25,000 का, payment was in the nature of commission और इसमें TDS नहीं काटा गया और पेमेंट कर दिया गया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमको देखो टैक्स बुक प्लस में पैरा 115 में ये 40A IA को कंसिडर करना ज़रूरी है। 40A IA में एनी सम पेबल टू अ रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिस अंजलिन के केस में हो रहा है, पर ये नहीं लिखा है कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो यहाँ पर हम एजम्पशन करके नोट डाल सकते हैं कि मिस अंजलिन इज़ अ रेसिडेंट। तो इसलिए 40A IA को लगाओ। और डिसअलाउंस कब होगा? ठीक है, व्हेन टैक्स इज नॉट डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, तो डिसअलाउंस होगा 30% ऑफ सच सम। तो 30% ऑफ सच सम का डिसअलाउंस यहाँ 40A IA में होना चाहिए था, जो नहीं किया। पर डिसअलाउंस करने के पहले हमको ये बिल्कुल चेक करना ज़रूरी है कि क्या TDS काटना भी था कि नहीं काटना था, क्योंकि अगर TDS नहीं काटना था तो डिसअलाउंस का सवाल पैदा नहीं होता। TDS काटना है पर TDS नहीं काटा है, तो उस केस में 40A IA में डिसअलाउंस होगा। तो 194H हमको पता है कि कमीशन ऑफ ब्रोकरेज से रिलेटेड है, ठीक है, और 194H जो है वो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और HUF के केस में अप्लाई होता है। ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल HUF इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ओनली इफ टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर is greater than 1 crore in the case of business or greater than 50 lakh for profession during the preceding financial year। तो क्या इस केस में मिस्टर आशीष को हम कह सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ग्रॉस प्रोफेशनल रिसीट्स ऑफ मिस्टर आशीष फॉर प्रीवियस ईयर 1920, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इज 52 लाख। इसका मतलब 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, और 50 लाख से ज़्यादा है तो वो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है, और स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है तो 194H में कवर्ड है, और 15,000 से ज़्यादा का पेमेंट है, तो इसलिए क्योंकि TDS नहीं काटा गया है तो 40A IA में जाके हमको इसका डिसअलाउंस करना पड़ेगा। तो डिसअलाउंस करना पड़ेगा, तो इसलिए 30% ऑफ 25,000 का पेमेंट हुआ, 40 IA में 30% का डिसअलाउंस है, तो 7,500 हमको ऐड बैक करना चाहिए था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया। अब इसमें कई चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहले तो जहाँ भी लिखा है कि TDS बिना काटे पेमेंट कर दिया गया, वहाँ चेक करना है कि 40A IA लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर वो लगेगा तो फिर हमको 30% का डिसअलाउंस कर देना है। पर उसके भी पहले हमको चेक करना है कि TDS कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके लिए चेक करना है कि अगर 194H है तो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है कि नहीं, और अगर है तो थ्रेशोल्ड का जो अमाउंट है वो मीट हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब TDS काटना चाहिए था। TDS नहीं काटा तो फिर 40A IA हमको लगाना पड़ेगा,
और उसके हिसाब से हमको डिसअलाउंस करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। एग्जेम्पशन नॉट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। तो पीपीएफ का इंटरेस्ट था लेकिन एग्जेम्पशन नहीं दिया। तो अगर क्वेश्चन को देखो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ ये क्रेडिट किया हुआ है 60,000 का। तो इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए था? अच्छा, टैक्स बुक में अगर देखो तो ये सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस की कुछ लिस्ट है इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस की, और जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पीपीएफ का एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में मिलना है। तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जेम्प्ट, उसको हमको इनकम में ऐड नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए था? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो क्रेडिटेड है, तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ को यहाँ से लेस करना चाहिए था, पीजीबीपी से लेस करना चाहिए था, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। पर स्टूडेंट्स ने गलती क्या करी कि यहाँ से तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीजीबीपी से लेस कर दिया, पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके उसको ऐड कर दिया, एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पर स्टूडेंट से गलती हो गई। तो इस चीज़ का ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर पीपीएफ का इंटरेस्ट है तो वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, अगर पीजीबीपी का पार्ट बना हुआ है तो पीजीबीपी से रिड्यूस करना है, पर आईएफओएस में जाके हमको ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A में एग्जामिनर का कमेंट है, सम ऑफ द एग्जामिनीज फेल टू रेस्ट्रिक्ट डिडक्शन ऑफ 75,000 अंडर सेक्शन 80C to 63,000 being total income excluding LTCG under section 112 and STCG under section 111A. Consequently, tax liability was also wrongly computed. ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में मिसेस रोहिणी का केस है जिसमें उनकी इंडिया में स्टेट डिटेल्स दी हुई हैं और उसके बाद इनकम की डिटेल्स दी हुई हैं, और बोला हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू एस्certain द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस डिटेल में नहीं जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस वाज डिटरमाइंड एज नॉन रेजिडेंट, और उसके बाद ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी है, जिसमें तुम देखो सैलरी इनकम निल है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आई तुम्हारी 63,000, और कैपिटल गेन्स में एक तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है। ठीक है, तो ये 112 में बना, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसटीटी वाज पेड, ये बना 111A में। तो ये भी स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है, ये भी स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है। इतना इतना बना, तो ग्रॉस टोटल इनकम 4,23,000 आई। अब जब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C को देना है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 75,000 का है, इसका मतलब 75,000 तक का 80C में डिडक्शन एलिजिबल है। पर क्या पूरा 75,000 का मिलेगा कि 63,000 का मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो टैक्स बुक प्लस में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर BIA जिसमें 80C इंक्लूडेड है आर नॉट अलाउड फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और 112, और ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह और अनडिस्क्लोज इनकम भी है। तो बेसिकली जो भी इनकम स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल है उन इनकम्स पे डिडक्शन अंडर चैप्टर BIA का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 75,000 का एलिजिबल 80C में है तो 75,000 का डिडक्शन हमको पूरा नहीं देना है, क्योंकि 4,23,000 जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से 3,60,000 तो कैपिटल गेन है। ठीक है, 3,60,000 तो कैपिटल गेन है, वो भी स्पेशल रेट वाला कैपिटल गेन है। 63,000 बैलेंस इनकम है। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर BIA मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 63,000। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गलती की, स्टूडेंट्स ने सीधे 75,000 का डिडक्शन दे दिया, तो टोटल इनकम गलत आ गई और कॉन्सिक्वेंटली टैक्स लाइबिलिटी भी गलत आ गई। तो इस चीज़ का हमको स्पेशली ध्यान रखना ज़रूरी है। ग्रॉस टोटल इनकम में अगर कोई स्पेशल रेट पे टैक्सेबल इनकम है तो उस पर हमको डिडक्शन अंडर चैप्टर BIA नहीं देना है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिस पे स्पेशल रेट नहीं लगता, जिस पे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगता है, तो उस पर डिडक्शन अंडर चैप्टर BIA मिल जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल रेट वाली इनकम है तो हमको उस पर नहीं देना है, इस चीज़ का हमको स्पेशली ध्यान रखना है।
नेक्स्ट एग्जामिनर का कमेंट ये था कि एग्जामिनीज डिपिक्टेड लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीडीएस प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर सेक्शन 194M, 194C, 194H एंड 194N। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने कोई स्पेसिफिक रिमार्क या कमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब कि जनरल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट करी रिलेटेड टू दीज सेक्शंस। एक बार बहुत ब्रीफली देख लेते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के थे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक तो डिटरमाइन करना है कि टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा एंड इफ सो अंडर विच सेक्शन। तो पहला सीरियल नंबर देखते हैं। मिस्टर काले रिसीविंग पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पेंशनर हैं ये। और नेचर ऑफ पेमेंट क्या किया है? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2020 फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस इन अरुणाचल प्रदेश, और उसके लिए 52,50,000 का पेमेंट किया है। तो इस केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस का, और मिस्टर काले इज अ पेंशनर और 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है। तो देखो ये टैक्स बुक प्लस में जो 194C को कवर किया है, 194C में टीडीएस किसको काटना होता है? टीडीएस काटना होता है एक इंडिविजुअल जो कि स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल हम पहले देख चुके हैं कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज़्यादा की ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए। ठीक है, और इस केस में मिस्टर काले पेंशनर हैं तो 194C नहीं लगेगा। 194C नहीं लगेगा तो नॉन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और एचयूएफ इज कवर अंडर सेक्शन 194M। तो 194C नहीं लगेगा। 194M में अगर तुम देखो तो 194M में मिस्टर काले कवर्ड है, और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, और टीडीएस तब नहीं लगता है वेयर सम क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन इक्वल टू 50 लाख, जो इस केस में नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा है, इसलिए 194M में 5% के हिसाब से टीडीएस लगेगा। तो ये बेसिकली आंसर होना चाहिए था। देयरफॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194M वुड बी 5% ऑफ 52,50,000। अब यहाँ पर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट की स्टूडेंट्स ने, इसलिए ये बता नहीं पाए कि टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ ने बोला होगा 194C में लगेगा, कुछ ने बोला होगा कि लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको स्पेशली ध्यान देना है कि 194C और 194M के बीच में क्या लिंकेज है, क्या इंटरप्ले है। सीरियल नंबर बी में है मिस्टर राहुल, अ होलसेल ट्रेडर ऑफ स्पाइसेस हुज टर्नओवर वाज 5 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। इसका मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है। और पेमेंट का नेचर क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस गोडाउन। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है और अमाउंट है 50 लाख। और पेमेंट किसको किया गया है? पेमेंट किया गया है टू मिस्टर अखिलेश एन इंडिविजुअल। तो पेमेंट एक इंडिविजुअल को किया हुआ है। तो 194C में ये स्पेसिफाइड इंडिविजुअल बन जाएगा। टीडीएस काटना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, और क्योंकि इंडिविजुअल को पेमेंट है तो इसलिए 1% के रेट से टीडीएस कटेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गलती करी, स्टूडेंट्स ठीक से समझ नहीं पाए और इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पाए, इसलिए उनके मार्क्स कट गए। तो ये 194C के अंदर इसमें टीडीएस लगेगा। अब देखो ये इसका जो सीरियल नंबर C था उसमें क्या लिखा है? मिस्टर गोलू एन इंडिविजुअल कैरिंग गारमेंट ट्रेडिंग बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ 95 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर विनय फॉर सिक्योरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ बिग बिजनेस हाउस इन नवंबर 2020, और ये 1,20,000 का पेमेंट किया। अब मिस्टर गोलू हैं जो कि इंडिविजुअल है पर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल नहीं है क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ कमीशन दिया है। कमीशन कहाँ पर कवर होता है? कमीशन देखो 194H में कवर होता है। ठीक है, ये देखो टैक्स बुक प्लस में दिया हुआ है 194H। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है तो 194H में कवर होगा। अगर नॉन स्पेसिफाइड है तो कहाँ कवर होगा? 194M में। अब अगर 194M में जाके देखो कि इसका कवरेज है कि नहीं, तो 194M में अगर 50 लाख या उससे कम का पेमेंट है तो 194M भी नहीं लगेगा। तो इस केस में तो पेमेंट ही 1,20,000 का है, तो ना तो 194H लगेगा ना 194M लगेगा, इसलिए टीडीएस ही नहीं काटा जाएगा। ठीक है,
Mr. Golu is not required to deduct tax at source under section 194H. He is also not required to deduct tax at source under section 194M. तो इसका आंसर ये होगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर दी। इसका आखिरी पॉइंट था XYZ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया? पेमेंट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल बाय ABC एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फॉर्म अमाउंटिंग टू 1.2 CR during financial year 2021. ABC and company has filed its tax returns for the last 3 financial years within time. ठीक है, और 1,20,00,000 का पेमेंट है। तो कोऑपरेटिव बैंक ने पेमेंट किया, कैसे? कैश विड्रॉल पार्टनरशिप फर्म का हुआ है 1.2 CR का, और नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रीसीडिंग फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड विद इन टाइम। तो इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा? इसमें सेक्शन 194N लगेगा। कोऑपरेटिव बैंक ने पेमेंट किया है और कैश पेमेंट किया है, ठीक है। और ROI डिफॉल्टर का केस तो इसमें है नहीं, तो जो अदर्स के केस में है उसमें अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट है तो 2% के हिसाब से TDS लगेगा। तो यहाँ पर 1,20,00,000 का है तो 2% के हिसाब से यहाँ पर TDS लगना चाहिए था। क्वेश्चन 3 से रिलेटेड एग्जामिनर कमेंट्स को देखते हैं। पहला कमेंट है, द कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट 2 यूज फॉर बिजनेस पर्पस वाज रॉन्गली मेड बाय मेनी एग्जामिनीज। द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिट वाज रॉन्गली डन। तो ये क्या है? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मिस्टर रमेश के बारे में कह रहे हैं कि ही कंस्ट्रक्टेड अ बिग हाउस, ठीक है, और द हाउस हैड 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स। यूनिट 1 इज लेट आउट, तो ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह कंप्यूट होगी, तो इसमें एग्जामिनर कमेंट नहीं है, स्टूडेंट्स ने इसको सही से ही कंप्यूट किया, ठीक है। यूनिट 2 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज बाय मिस्टर रमेश फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस। इसके रिलेशन में एग्जामिनर का कमेंट है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कंप्यूटेशन गलत किया। वाइल यूनिट 3 द रिमेनिंग 25% इज यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ हिज रेसिडेंस। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहाँ भी स्टूडेंट्स ने कोई खास गलती नहीं करी। तो बेसिकली यूनिट 2 से रिलेटेड एग्जामिनर का कमेंट है। और डिटेल म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, और म्यूनिसिपल टैक्सेस, रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ग्राउंड रेंट दिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यूनिट 2 से रिलेटेड, यूनिट 2 में क्या कह रहे हैं? यूनिट 2 से रिलेटेड इनकम का कंप्यूटेशन स्टूडेंट्स ने गलत किया, विच वॉज यूज बाय मिस्टर रमेश फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस। तो if the house property is used for the purpose of business, तो वो किस हेड में टैक्स होगी? यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसका टैक्सेशन कर दिया। पर देखो पैरा 78 टैक्स बुक प्लस का व्हाट इज चार्ज अंडर IHP इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी should not be occupied by him for business or profession carried on by him, ठीक है। अगर business और profession के लिए occupied है then it is relevant for computing PGBP not IHP। तो इसलिए यूनिट 2 से रिलेटेड जो इनकम है उसका कंप्यूटेशन IHP हेड में नहीं होगा, PGBP हेड में होगा। एक तो गलती यहाँ पर हो गई, ठीक है। दूसरी गलती हुई कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन किस तरीके से करेंगे? जब सारे पर्टिकुलर्स एक्सपेंसेस वगैरह के दिए हुए हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो हमको पता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन मिलता है, और किसी चीज़ का डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूटेशन करो तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, पर रिपेयर्स का कुछ अलग से स्पेशल नहीं मिलेगा डिडक्शन, इंटरेस्ट का मिलेगा पर ग्राउंड रेंट का नहीं मिलेगा, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का भी नहीं मिलेगा। पर अगर PGBP में इनकम का कंप्यूटेशन हो रहा है तो क्या यही पोजीशन रहेगी? तो PGBP में हमको पता है कि अगर हम PGBP में हम करेंगे कंप्यूटेशन तो देखो इस सेक्शन 30 एप्लीकेबल होगा बिल्डिंग से रिलेटेड,
ठीक है। बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर इंश्योरेंस ये सेक्शन 30-31 है। तो बिल्डिंग से रिलेटेड सेक्शन 30 है, तो टैक्स बुक प्लस के पैरा 92 में है। तो इसमें इन द केस ऑफ ओनर लोकल रेट्स और म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, विच इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा, रिपेयर्स रेवेन्यू इन नेचर हैं तो मिलेगा, और अगर कैपिटल है तो उसको कैपिटलाइज करके फिर डिप्रिसिएशन ले सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट सेक्शन 30 में तो कवर नहीं है, पर इंटरेस्ट देखो यहाँ पर सेक्शन 36(1)(3)(i) में कवर है, ये टैक्स बुक प्लस का पैरा 103 है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, बिल्डिंग है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है, आफ्टर एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(3)(i), तो इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा। तो सिर्फ जो चीज़ हमको ध्यान में रखने वाली थी यहाँ पर पीजीबीपी के कंप्यूटेशन के टाइम पे कि 25% के एक्सटेंट तक, 25% क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट 2 के बारे में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि यूनिट 2 रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ द फ्लोर एरिया। तो जो एक्सपेंसेस हैं उनका डिडक्शन मिल जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो पीजीबीपी में हम कैसे इनकम निकालेंगे? बिजनेस इनकम विदाउट डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर ऑन यूनिट 2, 25% फ्लोर एरिया यूज फॉर बिजनेस पर्पस। ये 1,40,000 तो ये क्वेश्चन से आ गया निकल के, जहां पर लिखा हुआ है कि इनकम ऑफ रमेश फ्रॉम द बिजनेस इज 1,40,000 विदाउट डेबिटिंग हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर। तो हाउस रेंट और इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर को डेबिट करने से पहले इनकम 1,40,000 की आ गई, तो वो यहाँ 1,40,000 आ गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर म्यूनिसिपल टैक्सेस का 25%, रिपेयर्स का 25%, इंटरेस्ट ऑन लोन का 25%, ग्राउंड रेंट का 25% और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का 25% का डिडक्शन देके ये पीजीबीपी की इनकम हमको, इतना हमको डिडक्शन देके पीजीबीपी की इनकम को निकाल लेना था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गलतियाँ कर दी। कुछ लोगों ने तो आईएचपी में कंप्यूटेशन कर दिया होगा, पीजीबीपी में नहीं किया होगा। जो लोग पीजीबीपी में इनकम का कंप्यूटेशन जिन्होंने किया उन्होंने एक्सपेंडिचर का डिडक्शन प्रॉपरली नहीं दिया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि रिपेयर्स का नहीं मिलेगा, ग्राउंड रेंट का नहीं मिलेगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं मिलेगा। सेक्शन 30 और सेक्शन 36(1)(3)(i) यहाँ पर रेलिवेंट है। जो स्टूडेंट्स ने इन सेक्शंस पर ध्यान नहीं दिया और कॉन्सिक्वेंटली टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन गलत हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का केस है और अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एसएससी यूज़ कर रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसका कंप्यूटेशन नहीं होगा, पीजीबीपी में कंप्यूटेशन होगा और पीजीबीपी के रिलेवेंट सेक्शंस इसमें लगेंगे, ठीक है। सेक्शन 30 हो सकता है, सेक्शन 32 हो सकता है, सेक्शन 36(1)(3)(i) हो सकता है, जनरल एक्सपेंडिचर के लिए सेक्शन 37(1) हो सकता है, और भी जितने पीजीबीपी के सेक्शंस हैं वो लगेंगे। आईएचपी से रिलेटेड सेक्शंस नहीं लगेंगे। क्वेश्चन 3 के पार्ट बी के सब पार्ट आई से रिलेटेड एग्जामिनर का कमेंट है, many examinees fail to correctly compute the taxable amount of capital gain under section 112A and to specify the applicable tax rate। तो taxable amount of capital gain कितना होना चाहिए उस पर गलती हुई, और applicable tax rate कितना होना चाहिए उस पर गलती हुई। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। On 28 February 2021 10,000 shares of XY Limited a listed company are sold, ठीक है, shares of listed company are sold at this rate and STT was paid at the time of sale of shares. These shares were acquired by him on 5th April 2017, ठीक है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म गेन बन रहा है at this rate by paying STT। अब STT परचेज और सेल दोनों के टाइम पे है, इसलिए सेक्शन 112A लगेगा। और on 31st January 2018 the shares were traded on a recognized stock exchange at the fair market value of 390। तो 31st January 2080 को fair market value क्या थी वो भी यहाँ पर दी हुई है। अब टैक्स ऑन कैपिटल गेन अगर देखो तो अगर इक्विटी शेयर है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सेक्शन 112A लगेगा। एक तो यहाँ पर गलती हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा कि 112 लगेगा, 112A को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है।
कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसटीटी हैज़ बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र, जो हमारे केस में है, और रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, 10% होगा। 10% को आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। 10% ऑन एलटीसीजी एक्सीडिंग 1 लाख, ये 1 लाख का एग्जेम्पशन भूल गए, ये नहीं दिया। पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का टैक्स लगा दिया, 1 लाख को माइनस करना भूल गए। पर एक और गलती जो स्टूडेंट्स ने करी वो कैपिटल गेन के ही कंप्यूटेशन में करी, जो सेक्शन 55 और 112 ए को अगर हम देखें तो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स रिफर अंडर सेक्शन 112 ए एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018, जो हमारे क्वेश्चन का केस है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, जो क्वेश्चन में ही दी हुई है, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी और फिर जाके कैपिटल गेन 112 ए में कंप्यूट होगा, जो 1 लाख के एग्जेम्पशन को देने के बाद फिर 10% के रेट से टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कंप्यूटेशन में ये प्रोविज़न स्किप कर दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, या स्किप नहीं किया तो गलत कंप्यूटेशन किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गलत निकली, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गलत निकली तो कैपिटल गेन गलत निकला। 112 को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, 10% को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख इस पॉइंट को भी मिस कर दिया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 ए, ठीक है, जो कि हमारे स्पेशल प्रोविज़न के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये निकला और फाइनली कैपिटल गेन इतना निकला, लेकिन 1 लाख को माइनस करके 14 लाख 50,000 बनेगा, जिस पे 10% के हिसाब से 112 ए में टैक्स लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें थी, इतने सारे एलिमेंट्स थे, तो इस वजह से क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी था, तभी आंसर सही निकल पाता। तो यहाँ पर एग्जामिनर का कमेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट एग्जामिनर का कमेंट है वो है, मैनी एग्जामिनीज हैड रॉन्गली अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन NHAI बॉन्ड्स विदाउट कंसिडरिंग दैट सच इन्वेस्टमेंट इज मेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर 54 EC के रिलेशन में गलती हो गई, और क्वेश्चन क्या था, मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस विच वॉज परचेज बाय हिम, परचेज की डेट है, फिर सेल की डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, सोल्ड द हाउस ऑन 4 सितंबर 2020 और वैल्यूएशन इतना है, और ही इन्वेस्टेड 19 लाख इन NHAI बॉन्ड्स ऑन 21 मार्च 2021, ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है कि उसने सेल किया 4 सितंबर 2020 को और इन्वेस्टमेंट NHAI बॉन्ड्स में किया 21 मार्च 2021 को, तो 54 EC को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और 54 EC का एग्जेम्पशन मिलता है इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इशूड बाय NHAI, और कंडीशन क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर विद इन 6 months है तो ही 54 EC का एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना 54 EC का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन को अगर देखो तो ये तो कैपिटल गेन इन्होंने यहाँ पर कंप्यूट किया, पर कैपिटल गेन कंप्यूट करने के बाद जब 54 EC के डिडक्शन को देने की बात आई, तब डिडक्शन 54 EC का स्टूडेंट्स ने अलाउ कर दिया, लेकिन डिडक्शन 54 EC का नहीं मिलेगा, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड ऑन 21 मार्च 2021 विच इज़ आफ्टर 6 months। तो 6 महीने की जो टाइम लिमिट थी उसको स्टूडेंट्स भूल गए, मिस कर गए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एंड कॉन्सिक्वेंटली 54 EC का डिडक्शन या एग्जेम्पशन स्टूडेंट्स ने दे दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कॉन्सिक्वेंटली गलत निकल गया। तो इस चीज़ को ध्यान में देने की ज़रूरत है, जब भी 54 EC की बात आए तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, और प्रॉपरली कंप्यूट करने की ज़रूरत है कि 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो लास्ट एग्जामिनर कमेंट है वो क्वेश्चन 4C से रिलेटेड है,
जिसमें एग्जामिनर्स कह रहे हैं many examinees could not substantiate their reasons with correct reasoning while determining whether an assessee is mandatorily required to file his return of income if his total income does not exceed the basic exemption limit. तो क्वेश्चन ये था, in the following cases the total income of the assessee does not exceed the basic exemption limit. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजंस. अब यहाँ पर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजंस. रीजंस देने ज़रूरी हैं. वेदर द एसएससी इज स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. तो एक तो ये बताना है कि रिटर्न फाइल करनी कि नहीं करनी है, और अपने आंसर को सब्सटैंशिएट भी करना है रीजंस के साथ. तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं. पहला जो पॉइंट है वो है मनीष एंड सन्स HUF. HUF से रिलेटेड है. सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन विच देयर अरोज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 12 lakh which was invested in capital gain bonds under section 54 EC so that no long term capital gain was taxable. ठीक है, तो इसका मतलब 12 लाख का 54 EC में एग्जेम्पशन लिया और कॉन्सिक्वेंटली ये 12 लाख टैक्सेबल नहीं हुए. तो ये 12 लाख को हटा के जो टोटल इनकम बनी, दैट डज नॉट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. अब अगर सेक्शन 139(1) के अंदर ये टैक्स बुक का पोर्शन है, अगर प्रोविजंस देखें तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, HUF के केस में टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू एग्जेम्पशन डिडक्शन लिस्टेड बिलो, जिसमें सेक्शन 54 EC भी है. तो 54 EC के एग्जेम्पशन के बिना अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है. तो अपने केस में अगर देखें तो HUF है, और वैसे तो टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, पर वो 54 EC का एग्जेम्पशन देने के बाद है. पर अगर 12 लाख 54 EC का एग्जेम्पशन उसमें जोड़ दें तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर निकल जाएगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली HUF विल बी लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. तो प्रॉपर रीजनिंग यहाँ पर देनी थी, प्रॉपर रीजनिंग देनी थी. तो स्टूडेंट्स ने यस या नो जो भी बोला हो, एग्जामिनर्स का रिमार्क है कि प्रॉपर रीजनिंग नहीं थी. दूसरा क्वेश्चन था मिसेस अर्चना के केस में. शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी एंड मैरिड इन इंडिया. हर रेसिडेंशियल स्टेटस under section 66 of the income tax act is resident and ordinarily resident, ROR. She owns a car in Germany which she uses for her personal purposes during her visit to her parents' place in that country. अब इसमें बताना था कि रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है, एंड हर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है. अब कैटेगरी E अगर देखो तो इंडिविजुअल being ROR, ठीक है, holds any asset located outside India is required to furnish return of income. तो अगर हम इस केस में देखें तो इंडिविजुअल भी है, ROR भी है, और एक एसेट है जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है. ऐसी रीजनिंग दे के लिख देना था कि रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है. एक ऑल्टरनेटिव आंसर की भी पॉसिबिलिटी थी, जिसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो 139 में जो एसेट का रेफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली अ कैपिटल एसेट, एंड सिंस द कार इज़ अ पर्सनल एसेट, it is not a capital asset, and therefore it is not an asset within the meaning of this particular provision under section 139(1). तो इसलिए रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी. और ये जो कंक्लूजन है दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ रिटर्न. ठीक है, जो रिटर्न का फॉर्म है उसका जो शेड्यूल है उससे रिलेटेड यहाँ पर रीजनिंग ICAI ने लिखी हुई है, और उस रीजनिंग के हिसाब से कार यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस इज नॉट अ capital asset, hence it is not included in the meaning of asset, and therefore the return is not to be filed. पर साथ ही साथ में alternative view भी दिया हुआ है जो हम पहले जिसकी बात कर चुके हैं. तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि रिटर्न फाइल करना है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न फाइल नहीं करना है, पर दोनों ही केस में ये इम्पोर्टेंट था कि प्रॉपर रीजनिंग दी जाए. तो दोनों ही केस में स्टूडेंट्स ने एग्जामिनर्स के हिसाब से प्रॉपर रीजनिंग नहीं दी. तीसरा पॉइंट था सुधाकर एज इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,20,000 टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द एंटायर पेमेंट ऑफ विच वाज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स. अब इस केस में भी बहुत क्लियर है कि
अगर incurrence of expenditure है on consumption of electricity which is greater than 1 lakh, then the person is required to furnish ROI, और यहाँ पर 1,20,000 है तो इसलिए रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। पेमेंट बैंकिंग चैनल से दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। तो एग्जामिनर कमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्जामिनर के कमेंट्स जो ICAI इस डॉक्यूमेंट में रिलीज़ करती है वो ऐसे कमेंट्स नहीं है जो कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी हो या कुछ स्टूडेंट्स ने उन चीज़ों पर ध्यान न दिया हो, बट दीज आर instances where a large number of students have made an error, have committed a mistake. तो वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ICAI डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है, तो उसको प्रॉपरली सबको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारी गलतियां हमसे आगे ना होने पाएँ और इन चीज़ों का हम पर्टिकुलरली ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।